मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे अंतरिम बजट। बजट से उत्तराखंड की जनता, किसानों और व्यापारियों को काफी उम्मीदें। बेरोजगारी और पलायन से निजात के लिए मजबूत योजना की चाहत। उत्तराखंड को मिली पहली महिला मुख्य सचिव। 1988 बैच की आईएएस अफसर राधा रतूड़ी पर सीएम धामी ने जताया भरोसा। दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्टी ने दी बधाई। सीएम धामी का जताया आभार। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी पार्टियां। बीजेपी 9 फरवरी से गांव चलो अभियान की करेगी शुरुआत। भाजपा नेता गांव-गांव पहुंचकर बताएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। डोईवाला के बुल्लावाला मार्ग पर पुल के पास बड़ा कार हादसा। कार में सवार 7 लोगों में से 2 की घटनास्थल पर ही मौत। 5 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी। और होली में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। 1 फीट तक बिछी बर्फ की चादर। पर्यटकों के चेहरों पर छाई खुशी। तापमान में आई गिरावट। व्यापारियों को फिर से जगी अच्छे व्यापार की उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 6वीं बार बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि ये अंतरिम बजट होगा। इससे पहले उन्होंने 5 पूर्ण बजट पेश किए हैं। लगातार 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब तक सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम था। अंतरिम बजट पेश करने के साथ ही निर्मला सीतारमण पुराने वित्त मंत्रियों मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी, जिन्होंने लगातार 5 बार बजट पेश किया था। वित्त मंत्री के रूप में देसाई ने 1959 से 1964 के बीच 5 बार पूर्ण बजट और 1 बार अंतरिम बजट पेश किया था। अंतरिम बजट 2024-25 वोट ऑन अकाउंट होगा, जो मौजूदा सरकार को इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों के बाद नई सरकार बनने तक कुछ तय बजट खर्च करने का अधिकार देगा। वहीं संसद से मंजूरी मिलने के बाद सरकार को अप्रैल से जुलाई तक के खर्च को पूरा करने के लिए जरूरी धनराशि निकालने का अधिकार मिल जाएगा। आपको बता दें कि 6 बजट पेश करने वाली देश की दूसरी वित्त मंत्री बनेगी निर्मला सीतारमण। इससे पहले का ये रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच 5 बार पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंतरिम बजट 2024-25 वोट ऑन अकाउंट होगा, जो मौजूदा सरकार को इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने तक कुछ तय बजट खर्च करने का अधिकार देगा। आपको बता दें कि संसद से मंजूरी मिलने के बाद सरकार को अप्रैल से जुलाई तक के खर्च को पूरा करने के लिए जरूरी धनराशि निकालने का अधिकार मिल जाएगा। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत जी, आज निर्मला सीतारमण 6वीं बार बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड की जनता को इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? पर एकड़ी वो आज 11 बजे यानी कुछ ही मिनटों के बाद सदन के पटल पर पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ेंगे। हालांकि ये 4 महीने का बजट होगा। 4 महीने के बजट के साथ साथ इस पूरे बजट में एक चुनावी साल में, क्योंकि सरकार चुनावी मूड में है, तो ऐसे में उसकी एक छवि भी देखने को मिलेगी। जहां तक पर्वतीय राज्यों के रूप में उत्तराखंड का सवाल है, तो उत्तराखंड की हमेशा से भारत सरकार के बजट पर निगाहें रही है। और उत्तराखंड में क्योंकि जो कृषि आधारित 65% भूभाग है, वो वहां पर इस तरीके से है, सीढ़ी नुमा खेत है। यहाँ पर किसानों को लेकर के हमेशा से एक दिलचस्पी रही है कि जो उर्वरक क्षमताएं हैं या जो खाद हैं, जो रसायन पदार्थ दिए जाते हैं, उसमें उनको सब्सिडाइज चीजें मिले। एक तो किसानों की नजर इस पर है। दूसरी, मातृशक्ति के तौर पर अगर उत्तराखंड के लिहाज से हम देखें तो उत्तराखंड में जो स्वयं सहायता समूह कार्य करते हैं, जो महिला सेल्फ ग्रुप है, वो चाहती है कि जो स्लैब है इनकम टैक्स का वो बढ़े, महिलाओं का एक अलग हो और पुरुषों का अलग हो। लेकिन इसके साथ है जो 3 लाख रुपए, जो 2.5 लाख रुपए तक न्यूनतम शून्य किया गया है, उसकी क्षमता बढ़ा करके 2.5 से लेकर के उसको 5 किया जाए। और जो 30% का स्लैब 10 लाख से ऊपर का है, उसको 10 से बढ़ा करके 15 किया जाए। ये महिलाओं की एक मांग यहाँ पर है।
जहां तक उद्योगों का सवाल है, युवा बेरोजगारों का सवाल है, तो उत्तराखंड के जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, यानी मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में बढ़ाए जाए। आईआईटी रुड़की है, इसके अलावा एक आईआईटी कुमाऊं क्षेत्र में दिया जाए, ये युवाओं की एक मांग रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की जनता ये भी चाहती है कि ग्रीन बोनस उत्तराखंड के लिए दिया जाए, ताकि उत्तराखंड के लिए अगर ग्रीन बोनस दिया जाता है तो पर्वतीय क्षेत्र को विकसित करने में, सर्वांगीण विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मिलेट्स के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का जब दौरा हुआ था तो मिलेट्स को एक नई पहचान के लिए तमाम जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उसमें मिलेट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जाए। उसको लेकर के भी यहाँ पर लोगों की मांग ये है कि इस बजट में ये कुछ उनको देखने को मिलेगा और पर्वतीय क्षेत्रों में समुचित विकास के साथ साथ, क्योंकि उत्तराखंड जिस तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ऐसे में रोपवे को, कनेक्टिविटी को, संचार माध्यम को, इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार जरूर कोशिश करेगी और उत्तराखंड जैसे दूसरे जो पर्वतीय क्षेत्र के राज्य हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में चूंकि कहा जाता है कि गंगा और यमुना का मायका उत्तराखंड है, ऐसे में जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं उत्तराखंड में है। उसको लेकर के भारत सरकार जरूर जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को सौगात देगी, क्योंकि इसके अलावा उत्तराखंड में आपने देखा होगा वंदे भारत ट्रेन चल रही है। इसके अलावा एक और ट्रेन की आवश्यकता उत्तराखंड में है, या नेशनल हाईवे को और भी सर्किल रोडों से जोड़ते हुए उसको बॉर्डर तक पहुंचाना है, उसकी भी रिक्वायरमेंट उत्तराखंड के लिए लगातार रही है। तो इसको आधार पर जरूर कह सकते हैं कि उत्तराखंड की आम जनमानस की नजरें आज के इस बजट में कुछ मिनटों के बाद जरूर रहेगी कि उत्तराखंड को क्या सौगातें आज मिलने वाली है। हालांकि ये बात जरूर है कि ये केवल 4 महीने का ही बजट होगा, मगर इस पे 2024 के चुनावी मोड की झलक जरूर देखने को मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंत जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि निर्मला सीतारमण आज 6वीं बार बजट पेश करेंगी और 6 बजट पेश करने वाली वो देश की दूसरी वित्त मंत्री बनेंगी। इसके साथ ही आज के बजट से उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं, वहीं उत्तराखंड के युवाओं को और वहां के किसानों को काफी उम्मीदें हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल ली है। आईएएस राधा रतूड़ी प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। राधा रतूड़ी उत्तराखंड के 18वें मुख्य सचिव के रूप में काम करेंगी। निवर्तमान मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अपना पदभार राधा रतूड़ी को सौंपा। आपको बता दें कि डॉक्टर एसएस संधू आज रिटायर हो गए। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव की कमान संभालने के बाद नवनियुक्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करना ही उनकी प्राथमिकता है और इसके साथ ही सभी चुनौती को पार करते हुए उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास करते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाना है। मुख्य सचिव के रूप में आपने पूछा प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो हमारा जो प्रदेश है उसके लिए आपने सुना होगा कई कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन उसी के अनुरूप प्रदेश को आगे ले जा रहा है। और जो उनका एक मूल मंत्र है सरलीकरण, समाधान, विस्तारण और संतुष्टि, तो इन प्रिंसिपल्स पर ही पूरी टीम आगे काम करेगी। पूरी ब्यूरोक्रेसी हम लोगों की एज ए टीम काम करेगी। सभी अधिकारी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देंगे और हम लोग निश्चित रूप से उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाएंगे। उत्तराखंड को पहली महिला मुख्य सचिव मिल गई है। सीएम धामी ने 1988 बैच की आईएएस अफसर राधा रतूड़ी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्य सचिव की कुर्सी सौंपी। दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनने पर आईएएस राधा रतूड़ी को बधाई दी और कहा कि वो इसके लिए पूरी मातृशक्ति को बधाई और शुभकामनाएं देती हैं। इसके साथ ही मधु भट्ट ने कहा कि वो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करती हैं, जिन्होंने एक महिला आईएएस ऑफिसर पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्य सचिव बनाया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का,
कि जिन्होंने एक महिला आईएएस ऑफिसर को मुख्य सचिव इस समय जो है बनाया, उन पर विश्वास व्यक्त किया। ये मैं अपने पूरे देवभूमि उत्तराखंड की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हर समय, चाहे महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण हो, चाहे और अन्य कई योजनाएं हैं, उनके माध्यम से समय समय पर मातृशक्ति को उन्होंने प्रथम जो है पहले प्रथम स्थान दिया है। आज बहुत ही खुशी का, बहुत ही हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड में पहली जो है मुख्य सचिव जो है वो हमारी एक महिला बनी है। आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ दिन बाकी है। सभी राजनीतिक दल चुनावी दंगल को देखते हुए अपनी पार्टियों के प्रचार और प्रसार के लिए जुट गए हैं। वहीं अब सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी आगामी 9 फरवरी से गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। इस दौरान भाजपा नेता गांव-गांव पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी आम जनमानस को देंगे। भाजपा पार्टी 9 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाएगी। इस दौरान भाजपा नेता 24 घंटे गांव में प्रवास करेंगे और मोदी सरकार द्वारा 9 सालों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी ग्रामीणों से साझा करेंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो योजनाएं इस प्रदेश के लोगों के लिए बनाई हैं, उन सब लोगों से वार्तालाप करना। गांव के अंदर हमारे प्रदेश पदाधिकारी हों, जिले के पदाधिकारी हों, एक दिन रात्रि को प्रवास भी करेंगे और गांव के लोगों से संवाद भी करेंगे। और इससे ये भी हमारा वो है कि जिस बूथों को हम पिछली बार कुछ वोटों से हार गए थे या जिन बूथों में अच्छा नहीं कर पाए थे, उनको भी हम बेहतर कर सके, उनको भी हम अच्छा कर सके। और उत्तराखंड के अंदर रिकॉर्ड मतों से 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीते, इस पर फोकस है। निश्चित रूप से गांव चलो अभियान में प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, हमारा प्रत्येक जनप्रतिनिधि जुटने वाला है और जनता से संवाद करने वाला है। खबर डोईवाला से है, जहां बुल्लावाला मार्ग पर पुल के पास बड़ी दुर्घटना हुई, जहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कार में सवार 7 लोगों में से 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बीते दिनों रायपुर क्षेत्र में रिंग रोड के पास एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसको लेकर सीओ रायपुर अभिनय चौधरी ने बताया कि 112 पर उन्हें सूचना मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति जो किराए पर रहता था वो अपने कमरे के अंदर बंद था। जब पुलिस द्वारा दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला, जिस पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। ये 28 तारीख को 112 पे सूचना मिली थी कि एक जो किराएदार ने बताया कि जो रामदयाल हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, वो लोक सूचना विभाग में काम करते थे और वो 2 दिन से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। जब पुलिस वहाँ गई और मौके पे अड़ोस पड़ोस वालों के साथ मिलकर दरवाज़ा खोला गया तो उनकी वहाँ डेड बॉडी पाई गई। प्राइमा फेसी देख के पता लगा कि वो काफ़ी टाइम से बीमार थे और उनके लीवर की और काफ़ी चीज़ों की दवाइयाँ चल रही थी। तो जब देखा, फिर उनकी फैमिली वालों को बताया गया तो यही चीज़ सामने निकल के आई कि उनकी जो डेथ है वो लंबी बीमारी के कारण हुई है और बाकी फैमिली वालों से इनपुट लेके उसमें जांच की जा रही है और फिर कोरोनेशन हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम कराया गया। लोक निर्माण विभाग बेरीनाग द्वारा पभ्या मतौली राई आगर मोटर मार्ग में 10 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति में 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं किए जाने से आक्रोशित महिलाओं ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और इसके साथ ही भंडारी गांव की महिलाओं ने पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया। महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि संबंधित विभाग ने समय पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करने के साथ साथ क्षेत्र के ग्रामीण महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगी। बेल में हगने कोई बच्चा छन्ना मारन हैं नंजन को घर में हन्ने हैं हम पूरी ब्याल हगनु नन गनी पिंचलियों उमर छो के हनाल लतरी हां रोड में नहीं छोना कई नो है मुझे फुर मार आसन गाड़ी से कटिंग हुई है इस रोड की और इस रोड को मिलना है रायागर में। 2010 की स्वीकृत रोड है और अभी तक इसमें सिर्फ 5 किलोमीटर लगभग कटिंग हुई है और वो भी आधी अधूरी हुई है। तो ये सभी महिलाएं अभी आई हैं। इससे पहले भी हम 2019 में भी यहाँ पे आए थे इसी गांव से कि इस रोड को आगे को कटिंग किया जाए करके। और अभी एक्शन साहब से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर की कटिंग है। तो पता नहीं क्या झोल इन लोगों ने इसमें किया है।
पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। चमोली के जोशीमठ क्षेत्र के ऊंचाई वाले स्थान ओली, बद्रीनाथ, हेमकुंड, केदारनाथ, तुंगनाथ साहिब और नीति घाटी में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हुई। वहीं अब निचले ग्रामीण इलाकों में भी बारिश के साथ साथ बर्फबारी शुरू होने लगी है। एक बार फिर से पूरा चमोली सीमांत क्षेत्र भीषण ठंड की चपेट में आ चुका है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। की पूर्वानुमान सही और सटीक साबित हुआ। पर्यटक स्थल ओली में बर्फबारी से पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल गया। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हुई तो वहीं ऊंची चोटियों में जमकर बर्फबारी हुई। ओली में तकरीबन 1 फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसके चलते ओली इस वक्त बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। हालांकि ओली में ताजी बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट हुई। कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है तो वहीं एक और पर्यटक भी जमकर ताजी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली से आए हैं और आज स्नोफॉल की फोरकास्ट देखकर आए थे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लग रहा है आपको इस समय ओली में मौसम और अच्छा तो बहुत लग रहा है, और अगर और स्नोफॉल हो जाए तो और अच्छा लगेगा। लक्सर में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। वहीं इस दौरान रुक रुक कर क्षेत्रों में बारिश देखी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बुधवार को रुड़की दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके साथ ही कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ली। वहीं उन्होंने गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा, गांव में प्रवास में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष रखेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र बनना है, इसको लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे और गाँव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना भी लक्ष्य रहेगा। हम लोग बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता इस भाव के साथ हमने तय किया इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दिशा हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। वो कार्यकर्ता जहाँ केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखेंगे, लाभार्थी हमारा संपर्क होगा। लक्सर में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश का ऑरेंज अलर्ट था। वहीं रुड़की, लक्सर, खानपुर, सुल्तानपुर जगहों पर इस दौरान रुक रुक कर झिमझिम बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।